हेलो स्टूडेंट्स, आप अनुप्रीता मिश्राज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल कंटेंट एज सुपरपोजिशन थ्योरम से रिलेटेड वॉच कर रहे हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो थ्योरेटिकल मैं बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया था सुपरपोजिशन थ्योरम का। अब एक प्रॉब्लम मैं हैंडल कर लेती हूँ, आगे जाके मैं डिपेंडेंट सोर्सेज के साथ भी प्रॉब्लम्स लूँगी और मैं कुछ ऐसे सर्किट्स भी लूँगी जिससे समझ में आएगा कि यहाँ सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करना यूजलेस है। तो कहाँ अप्लाई करना चाहिए और कहाँ नहीं अप्लाई करना चाहिए इस पर भी मैं बात करूँगी। और नेक्स्ट वीडियोस में जिसमें मैं डिपेंडेंट सोर्सेस लूँगी और साथ में पावर का कैलकुलेशन भी, किसी कंपोनेंट के अक्रॉस डिसिपेट होने वाली पावर या किसी सोर्स से डिलीवर होने वाली पावर, ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आगे के वीडियोस में सुपरपोजिशन थ्योरम को लेकर बताऊंगी। सुपरपोजिशन थ्योरम से रिलेटेड एक बेसिक सा प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। ये एक सर्किट दिया हुआ है और दो सोर्सेज लगे हुए हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम ऐसे सर्किट में तो लग ही नहीं सकती, अप्लाई नहीं हो सकती जहां पर एक ही सर्किट होता है। हमें मिनिमम दो सोर्सेज चाहिए, चाहे वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो। तो ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और ये करंट सोर्स लगा हुआ है। चलिए अब हम सुपरपोजिशन का एक बेसिक सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें ये सर्किट दिया हुआ है जिसमें दो सोर्सेस तो है ही, और सुपरपोजिशन थ्योरम उन्हीं सर्किट्स में अप्लाई हो सकता है जहाँ पे मिनिमम दो सोर्सेस होने ही चाहिए, चाहे करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो। अब इस सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है, बाकी 4 किलो ओम्स में रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। 12K का मतलब एक्चुअली किलो ओम्स है। अब यहाँ पर मैं इस सर्किट को दो पार्ट्स में सॉल्व करूंगी। अगर 3 सोर्सेस होते तो 3 पार्ट्स में होता, 4 सोर्सेस होते तो 4 पार्ट्स में होता, ऐसा। तो अभी फर्स्ट पार्ट में मैं सिर्फ इस वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करूंगी और इसे डीएक्टिवेट कर दूंगी। और इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना मतलब उसके वोल्टेज को जीरो कर देना। वोल्टेज जीरो कब होता है? जब शॉर्ट सर्किट लगा देते हैं। और ये कौन से सोर्सेस के केस में बात कर रही हूँ? आइडियल सोर्सेस के केस में। करंट सोर्स आइडियल है तो इसका जो वो करंट जीरो करना है, डीएक्टिवेट करना है। और इसका करंट जीरो कब हो सकता है? जब मैं इस करंट सोर्स को हटा के उसकी जगह में एक ओपन सर्किट क्रिएट कर दूं, क्योंकि ओपन सर्किट मतलब जीरो करंट। पर ये भी कब पॉसिबल है? जब आइडियल करंट सोर्स हो। तो ये जो कुछ भी अभी मैंने बोला है ये आइडियल करंट सोर्स से रिलेटेड ही है। अब पार्ट 1 में मैं डीएक्टिवेटिंग करंट सोर्स कर रही हूँ, मतलब इस करंट सोर्स को मैं ओपन सर्किट कर दे रही हूँ। तो मेरा सर्किट जो है वो किस तरीके से बन गया है? अब सिर्फ वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स तो है ही नहीं। तो मैंने ये ओपन सर्किट ऐसे वायर एक्सटेंड करके शो किया है, पर इसका मतलब ये कि यहाँ कुछ भी नहीं है। ओपन सर्किट मतलब वायर जैसे कि है ही नहीं। तो मैं एक लूप ये वाला कंसिडर कर सकती हूँ और एक लूप में ये वाला कंसिडर कर सकती हूँ। मतलब मेरी कितनी विंडोज हो गई? 2 विंडोज हो गई। तो 2 विंडोज है तो 2 मेश इक्वेशन लिखूंगी, और 2 मेश इक्वेशन लिखना है मतलब 2 लूप करंट्स मुझे एज्यूम करने पड़ेंगे, जो कि मैं I1 और I2 एज्यूम कर रही हूँ। I1 को मैं ऐसे मान के चल रही हूँ और I2 को मैं ऐसे मान के चल रही हूँ। इस तरीके से मेरे ये 2 लूप करंट्स हो गए हैं। अब इसके बाद में मुझे जो फाइंड आउट करना है, इन दोनों की वजह से मुझे 12 किलो ओम से बहने वाला करंट I0 फाइंड आउट करना है। अब I0 पहले तो मैं सिर्फ और सिर्फ 6 वोल्ट्स की वजह से कितना बह रहा है, I0 का कितना पार्ट 6 वोल्ट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो मैं I0 डैश एज्यूम कर रही हूँ। और जब मैं यहाँ पे करंट सोर्स लूंगी तो उसकी वजह से मैं इस 12 किलो ओम से बहने वाला जो I0 का कंट्रीब्यूशन होगा ड्यू टू करंट सोर्स में मैं I0 डबल डैश से इंडिकेट कर दूंगी। अब अभी फिलहाल इस सर्किट में जब मैं मेश एनालिसिस अप्लाई कर रही हूँ और सिर्फ एक सोर्स है और इसमें से बहने वाले करंट को I0 डैश बोल रही हूँ, तो मेरा I0 डैश इन एज्यूम्ड लूप करंट्स की वजह से कैसा होगा, तो मैं सर्किट को देखकर समझ सकती हूँ कि I0 डैश और I1 सेम डायरेक्शन में बह रहा है और I0 डैश और I2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है। मतलब ये जो ब्रांच करंट I0 डैश है ये 2 लूप करंट्स के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, और ये I0 डैश I1 माइनस I2 2 लूप करंट्स के सब्ट्रैक्शन से फाइंड आउट हो जाएगा। तो ब्रांच करंट मेरा I0 डैश है और लूप करंट्स वो कैसे बन रहा है? 2 लूप करंट्स के सब्ट्रैक्शन से। कब? सिर्फ और सिर्फ 6 वोल्ट्स की बैटरी होने पर। करंट सोर्स नहीं है, सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है
उन हालातों में मैं मेश एनालिसिस अप्लाई कर रही हूँ, दो विंडोज दिख रही हैं, दो लूप करंट्स एज्यूम कर रही हूँ, तो ये मेरा एज्यूम ब्रांच करंट अभी का 6 वोल्ट्स की वजह से ये वाला ब्रांच करंट आई नॉट डैश है और ये आई नॉट डैश अभी के दोनों लूप करंट्स के सब्ट्रैक्शन के बराबर है। ये पूरी स्टोरी है। तो चलिए अब मैं फर्स्ट लूप पर मेश इक्वेशन लिख लेती हूँ। तो मेश इक्वेशन फॉर द लूप 1। अब इस लूप पर जब मैं मेश इक्वेशन लिखूंगी तो प्लीज आप लोग मेरे पुराने मेश इक्वेशन या मेश एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो को जरूर वॉच करिए, देखिए, तब समझ में आएगा कि ये मैं मेश इक्वेशन कैसे लिखती हूँ, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो I1 जो है वो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव पोलैरिटी से निकलता हुआ लग रहा है। अब मेश इक्वेशन क्या कहती है कि इक्वल टू के एक तरफ हम वोल्टेज सोर्सेस की क्वांटिटीज लेते हैं और अगर वो वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव पोलैरिटी से हमारा लूप करंट निकलता हुआ दिख रहा है तो प्लस साइन के साथ उस वोल्टेज सोर्स की क्वांटिटी को लिखते हैं, और अगर हमारा एज्यूम लूप करंट उस वोल्टेज सोर्स की नेगेटिव पोलैरिटी से निकल रहा है तो माइनस साइन के साथ उस वोल्टेज सोर्स की क्वांटिटी को लिखते हैं। और देखिए यहाँ पर हमारा I1 इसकी नेगेटिव पोलैरिटी से निकल रहा है, इसलिए मैं क्या लिखूंगी, -6। ठीक है, इक्वल टू, अब और कोई सोर्स है क्या, कोई नहीं, सिर्फ एक ही सोर्स है, इसलिए -6 की टर्म आ जाएगी इक्वल टू के इस तरफ। अब इक्वल टू के उस तरफ जो होगा वहां पर मेरी लूप करंट्स इंटू रेजिस्टेंसेस, लूप करंट इंटू रेजिस्टेंसेस ऐसी क्वांटिटीज आएंगी। तो अब I1 करंट किस किस रेजिस्टेंस से बह रहा है, इस 12 किलो ओम से और इस 12 किलो ओम से। तो मैं 12 प्लस 12 और किलो के लिए 10 टू द पावर 3 कॉमनली मैं बाहर लिख ले रही हूँ, और इन सब में से कौन सा करंट बह रहा है, I1। जिस लूप पर मेश इक्वेशन लिख रहे होते हैं उस लूप के लूप करंट की टर्म हमेशा प्लस साइन के साथ आती है, तो I1 की टर्म यहाँ पर प्लस साइन के साथ आएगी। नेबरिंग लूप करंट्स की टर्म मे बी प्लस साइन के साथ, मे नॉट बी प्लस साइन के साथ, डिपेंड्स कि जिस इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस से हम देख रहे हैं नेबरिंग करंट को वो इस लूप करंट के साथ सेम डायरेक्शन में इस रेजिस्टेंस से बह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में, उस पर प्लस या माइनस डिपेंड करता है। प्लीज आप मेरे प्रीवियस मेश एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस को वॉच आउट करिए तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। अब यहाँ पर इस लूप का ये रेजिस्टेंस ऐसा है जिसमें से नेबरिंग करंट बह रहा है, तो नेबरिंग करंट कितना, I2। तो मेरी टर्म क्या बनेगी, I2 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर 3 की, तो I2 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसके साथ प्लस आएगा कि माइनस, तो वो ऐसे कि 12 किलो ओम से I1 की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट I2 है, इसलिए -I2 की टर्म आएगी। ठीक है, लिख लिया। अब आप लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पर तो 12 किलो ओम्स 12 किलो ओम्स 12 किलो ओम्स था, यहाँ पर क्यों मैडम ने 10 टू द पावर 3 लगा दिया। वो इसलिए बेटा कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, यहाँ पर लिखकर बता देती हूँ कि V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। जब ये ओम्स में होता है और ये एम्पियर्स में होता है तभी ये वोल्ट्स में होता है। अगर ये किलो ओम्स में होगा तो फिर ये वोल्टेज भी किलो वोल्ट्स में आ जाएगा, और अभी मैं वोल्टेज को वोल्ट्स में लिख रही हूँ, तो ये हमेशा बहुत ही सही चीज़ होती है कि हम बेसिक यूनिट्स को लिखते चले, फिर लेटर ऑन हमको उसको किलो में, मिली में जैसे कन्वर्ट करना होगा लास्ट में हम लोग कर लेंगे, पर इक्वेशन में आप हमेशा वोल्ट्स, एम्पियर और ओम्स में ही चला करिए। और मैं सिर्फ नेटवर्क एनालिसिस या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस में नहीं कर रही हूँ बेटा, मशीन्स में भी ऐसा ही करो, पावर सिस्टम में ही ऐसा करो, और प्रोटेक्शन सब्जेक्ट में भी ऐसा करो। जहाँ भी आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या किसी और सब्जेक्ट की भी बात करो कि हमेशा बेसिक यूनिट्स को ही फॉलो करके चलिए, बाद में उसको मेगा, अल्ट्रा, किलो, मिली, नैनो किसी में भी बदल देना, पर पहले आप बेसिक सारी यूनिट्स अप्लाई करा करिए। तो यहाँ पर वोल्ट्स, एम्पियर्स और ओम्स में मैंने कर दिया इसे। ठीक है, अब इसमें ये -6 हो गया, ये 24 10 टू द पावर 3 I1 हो गया, ये -12 10 टू द पावर 3 I2 है ही। अब ये -6 से मैं सबको डिवाइड कर देती तो ये 1 आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ऐसे करके ये मेरी इक्वेशन बदल जाएगी। अब मैं 10 टू द पावर 3 को कॉमन लेके 1 की तरफ ले जा रही हूँ, मतलब 1 के अपॉन में, तो ये मेरी हो गई 2I2 -4 I1, और 1 के अपॉन में 10 टू द पावर 3 था तो वो 10 टू द पावर -3 हो गया। अब मैं यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम दे रही हूँ और I1 को मैं यहाँ से इवेल्युएट करके रख ले रही हूँ, वो 2I2 -10 टू द पावर 3
+4i1 उधर चला गया RHS में, फिर 4 को मैंने नीचे ले लिया तो और करके लिख रही हूँ i1 इज इक्वल टू 2i2 माइनस 10⁻³ हो गया। अब मैं मेश इक्वेशन इसके लिए लिख ले रही हूँ सेकेंड लूप के लिए। अब सेकेंड लूप में मेरे पास क्या है, सेकेंड लूप में ये 12 किलो ओम्स, ये 12 किलो ओम्स, ये 12 किलो ओम्स और एक वोल्टेज सोर्स है, इन सब से मिलके मेरा सेकेंड लूप फॉर्म हो रहा है। तो चलिए सेकेंड लूप में भी मुझे वोल्टेज सोर्स मिल रहा है, तो इक्वल टू के इस तरफ मैं वोल्टेज सोर्स की क्वांटिटी 6 लिखूंगी। अब सोचो प्लस है कि माइनस है, तो देखो बेटा I2 जो है वो 6 वोल्ट्स के पॉजिटिव पोलैरिटी से निकलता हुआ लग रहा है, तो इसलिए 6 के साथ यहाँ पर मैंने प्लस लिखा है। और साथ में मैं I2 की जो टर्म लिखूंगी वो प्लस साइन के साथ ही लिखूंगी। और I2 कितनों में से बह रहा है, 12 + 12 + 12 मतलब 36 से बह रहा है, तो इंटू 10⁻³ कर दूंगी। और क्या नेबरिंग करंट है, तो है ना, 12 किलो ओम से मेरा I1 करंट भी बह रहा है, कैसी डायरेक्शन में, I2 के अपोजिट। तो मैं क्या लिखूंगी, -12 × 10⁻³ I1 माइनस साइन के साथ ये चल रहा है। अब आप फिर से पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड किया तो 1, ये 2 -2 × 10⁻³ I1, ये 6 × 10⁻³ I2। और यहाँ पर मेरी फिर से मैं 10⁻³ 1 के अपॉन में ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा 10⁻³ 6i2 - 2i1, ऐसी मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन से I1 को इसमें मैं सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, तो 6i2 - 2i1 के लिए 2i2 - 10⁻³ इक्वल टू 10⁻³ ऐसा आ गया। अब 6 ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो 2 आया, LCM 2 लिया तो यहाँ 12 हो जाएगा, ये -2i2 हो जाएगा, ये +10⁻³ हो जाएगा। और ये वाला जो LCM वाला 2 है LHS साइड का, वो उधर मल्टीप्लाई होकर 2 × 10⁻³ हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके 10i2 हो गया, 10⁻³ उधर गया, तो यहाँ 2 टाइम्स ऑफ 10⁻³ है, -1 10⁻³ है, तो 1 10⁻³ हो जाएगा RHS साइड में। फिर I2 इज इक्वल 10⁻³ अपॉन 10 हो जाएगा, तो मतलब 10⁻⁴, और 10⁻⁴ को मैं 0.1 मिली एम्पियर्स भी लिख सकती हूँ, मतलब I2 की वैल्यू मेरी 0.1 मिली एम्पियर्स है बेटा। अब I2 की वैल्यू मुझे मिल गई, तो मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, तो 2 × 0.1 मिली को फिर मैं 10⁻³ फिर मुझे कहीं सब्सटीट्यूट करना है, तो मैं उसको बेसिक यूनिट्स के साथ ही सब्सटीट्यूट करूँ। बेटा ऐसे में कभी गलती नहीं होती है, कभी आप किलो मेगा को एकदम लिखते मत चलिए, आप उसको बेसिक यूनिट में बदल दीजिए, सबसे स्मॉलेस्ट में, जो आपको सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने में आगे बढ़ाएगी और लास्ट में आपका आंसर सही आएगा। फिर ये 10⁻³ हुआ, 4 हुआ, तो I1 इज इक्वल टू 2 × यहाँ से मैंने 10⁻³ बाहर ले लिया, 2 × 0.1 से 0.2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 0.8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0.8 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो फिर 0.2 आएगा, माइनस साइन है क्योंकि 0.2 से -1 सब्ट्रैक्ट होगा तो -0.8 आएगा। तो -0.8 को 4 से डिवाइड करूँगी तो -0.2 मिली एम्पियर्स होगा, और वो 10⁻³ मतलब फिर मेरे लिए हो गया I1 इज इक्वल टू 0.2 माइनस साइन के साथ मिली एम्पियर्स में आ गए। मुझे क्या निकालना है, मुझे I0' निकालना है, कितना है, इतना। तो चलिए मैं यहाँ पर I1 की वैल्यू कितनी लिखूँगी, -0.2 मिली एम्पियर। अब यहाँ मैं लिख सकती हूँ बेटा, क्योंकि करंट ये तो दोनों को मैं मिली में रख के I0' का आंसर मिली में निकाल सकती हूँ। पर जब मिक्सचर ऑफ पैरामीटर्स जब रखने रहते हैं तब बेसिक यूनिट्स के साथ रखना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। तो ये -0.0 मिली एम्पियर 0.2 मिली एम्पियर्स हो गया, और ये वाला I2 जो है वो -0.1 माइनस ये वाला, और 0.1 मिली एम्पियर्स ये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये आ गया है अपने पास -0.3 मिली एम्पियर्स। ये सिर्फ 6 ओम्स के वोल्टेज सोर्स की वजह से सुपरपोजिशन थ्योरम के पार्ट 1 में I0' की वैल्यू 0.3 मिली एम्पियर्स आ गया है। अब मैं बोर्ड रब करके पार्ट 2 सॉल्व कर देती हूँ। चलिए मैंने बोर्ड रब कर दिया है, पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं डीएक्टिवेट कर रही हूँ 6 वोल्ट्स की बैटरी को और 4 मिली एम्पियर्स को रहने दूंगी। अब वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना मतलब इसके वोल्टेज को 6 वोल्ट से 0 वोल्ट्स बना देना। और 0 वोल्ट्स कब बन सकता है, जब मैं इसको शॉर्ट कर दूँ। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट सर्किट प्लेस कर दिया है और 4 मिली एम्पियर्स के करंट सोर्स को एज इट इज रहने दिया। अब देख रहा है मुझे यहाँ पर कि 3 लूप से 3 विंडोज है, तो 3 विंडोज है तो मेरे 3 मेश इक्वेशंस होने चाहिए। पर एक करंट सोर्स है
है ना, 3 विंडोज है और 3 विंडोज में एक करंट सोर्स है, तो मैं लूप करंट्स 3 एज्यूम करूंगी क्योंकि 3 मेश है, तो 3 लूप करंट्स एज्यूम कर रही हूँ, पर एक करंट सोर्स होने की वजह से मुझे एक वेरिएबल पहले से नोन होगा, ऐसा ही मैं सर्किट में लूप करंट्स को एज्यूम करूंगी। और ये मेथड भी मैंने अपने मेश एनालिसिस के वीडियोस जो बनाए थे उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि करंट सोर्स का होना सर्किट में बहुत मददगार होता है मेश एनालिसिस से सम को सॉल्व करना। तो मुझे 3 विंडोज की वजह से 3 वेरिएबल्स एज्यूम करने पड़े, पर चूंकि एक करंट सोर्स होने की वजह से एक वेरिएबल मेरा कम हो गया, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल्स ही फाइंड आउट करने रहेंगे। और मैंने लूप करंट्स की डायरेक्शंस लूप्स में ऐसे एज्यूम की है कि मैं एक लूप करंट को इस करंट सोर्स के साथ मैप कर दे रही हूँ, मैच कर दे रही हूँ। तो मैंने अब मैं फिर से डायरेक्शन की बात कर लेती हूँ, चलिए। तो मैंने I3 लूप करंट ऐसे एज्यूम किया। हाँ बेटा, यहाँ पर अब मैं I1 I2 नहीं लूंगी क्योंकि इसी प्रॉब्लम में मैंने I1 I2 पहले वाले पार्ट 1 में यूटिलाइज कर लिया है, तो मैं बिल्कुल भी अलाउड नहीं हूँ सेम नेम्स वेरिएबल्स के यूज करने के लिए। तो मैं अब कौन से वेरिएबल्स यूज कर रही हूँ, I3 I4 I5, ठीक है। तो I3 मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है, तो I3 किन दोनों में से बह रहा है, यहाँ से और शॉर्ट से बह रहा है। I4 किस में से, ये सुपर मेश मैंने कंसिडर कर लिया, पर बेटा ये सुपर मेश एनालिसिस वाली मेथड नहीं है, वहां पे हमें केवीएल लिखना पड़ता है। यहाँ पे मैं कोई केवीएल नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं मेश इक्वेशन ही लिख रही हूँ। तो मैंने एक मेश इक्वेशन ये मेश ये वाला एज्यूम कर लिया, जिसकी सुपर मेश एज्यूम कर लिया, जिसमें मैं मेश इक्वेशन लिख पाऊंगी क्योंकि इस रास्ते में कहीं भी करंट सोर्स नहीं आ रहा है। तो 2 वेरिएबल से रिलेटेड मैंने वो मेश यूज किए है, सुपर मेश और मेश, जहां पे मुझे कोई करंट सोर्स नहीं मिल रहा है। और तीसरा लूप करंट मैंने जो एज्यूम किया वो ऐसे एज्यूम किया कि उसका डायरेक्शन मैंने करंट सोर्स के डायरेक्शन के साथ मैच कर दिया, और ये ब्रांच का ब्रांच करंट अपने आप में 4 मिली एम्पियर से। मैंने लूप करंट ऐसा कोई एज्यूम नहीं किया जो यहाँ से बह रहा हो, मैंने पूरा का पूरा इकलौता एक ही लूप करंट एज्यूम किया जो 4 मिली एम्पियर से बह रहा है। तो नेचुरली बेटा I5 किसके बराबर हो जा रहा है, सर्किट को देखते हुए 4 मिली एम्पियर्स के बराबर हो जा रहा है। और सर्किट को देखते से एक ये चीज़ और एक वो चीज़, मतलब I0, हाँ यहाँ पर ये जो I0 मुझे ओरिजिनल सर्किट में I0 पता करना है, तो मैंने 6 वोल्ट्स की वजह से इसको I0 डैश बोला था, और मैं 4 मिली एम्पियर्स के करंट सोर्स की वजह से मैं इसमें से बहने वाले करंट को I0 डबल डैश बोल दे रही हूँ। तो नेट जो मेरा एल्जेब्रिक करंट होगा I0 डैश और I0 डबल डैश का एल्जेब्रिक सम जो होगा वो मुझे I0 दे देगा, बाद में मैं करके बताती हूँ। तो I5 मेरा किसके बराबर हो गया, 4 मिली एम्पियर्स के बराबर हो गया। ये मैंने सर्किट देख के, मैंने मैं एजम्पशन ऐसा किया, तो सर्किट देख के मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा I5 ही किसके बराबर है, 4 मिली एम्पियर्स के बराबर है। और I0 डबल डैश ये वाला जो करंट है वो किसका एल्जेब्रिक सम दिख रहा है, I3 लूप करंट और I4 लूप करंट का। I5 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पर। तो I0 डबल डैश किसका करंट किसकी वजह से दिख रहा है मुझे, I3। I0 डबल डैश ब्रांच करंट किसके बराबर दिख रहा है, 2 लूप करंट्स के सब्ट्रैक्शन के। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। तो ये I3 माइनस I4 जो दे रहा है मुझे वो I0 डबल डैश, और इस पार्ट 2 में मैं I0 डबल डैश ही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। अब मेश इक्वेशन जो लूप 3 के लिए मुझे लिखना है, तो पहले देखो बेटा इक्वल टू के इस तरफ क्या कोई वोल्टेज सोर्स है क्या, नहीं है, तो मैं लिख दूंगी 0। फिर ये लूप करंट I3 लूप करंट एज्यूम है, तो इस लूप करंट का जो टर्म होगा वो प्लस साइन के साथ ही होगा। और ये लूप करंट किस किस से बह रहा है, इस 12 किलो ओम से और ये 12 किलो ओम से। तो मैं मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में 12 + 12 इंटू 10⁻³ लिख दे रही हूँ। और माइनस के साथ अब मैं कोई नेबरिंग करंट बह रहा है क्या, बह रहा है I4 किस में से, इस 12 किलो ओम से, किसके अपोजिट, I3 के अपोजिट। तो मैं माइनस साइन के साथ I4 इंटू 12 इंटू 10⁻³ लिख दे रही हूँ। जब मैं इसे सॉल्व करती तो 24 इंटू 10⁻³ I3 होता है, और ये माइनस 12 इंटू 10⁻³ 10⁻³ को बाहर निकाल के, और मैं 12 को भी कॉमन ले रही हूँ, तो ये इक्वेशन मेरी बदल जा रही है। यहाँ लिख देती हूँ, ये इक्वेशन बदल जा रही है 2I3 और I4 में, माइनस I4 में। तो बस मैं यहीं से ये निकाल ले रही हूँ, I4 = 2I3 करके मैंने इक्वेशन नंबर 3 बना ली है बेटा। अब मैं मेश इक्वेशन किसके लिए लिख रही हूँ, इस सुपर मेश के लिए लिख रही हूँ। क्या इस सुपर मेश में कोई वोल्टेज सोर्स है, बिल्कुल नहीं है, तो 0 = अब इस सुपर मेश में से कोई I3 से रिलेटेड कोई कंपोनेंट है जिसमें से I3 बह रहा है, तो हाँ 12 किलो ओम से I3 बह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में I4 के, तो मैं माइनस 12 इंटू 10⁻³ I3 ऐसा लिख दूंगी। प्लस I4 किस किस में से बह रहा है,
3 टाइम्स ऑफ 12 किलो ओम से, मतलब 36 इंटू 10⁻³ ले रही हूँ। फिर क्या I5 भी बह रहा है? हाँ बह रहा है बेटा। 12 किलो ओम से I5 बह रहा है, तो किस डायरेक्शन में? I4 की डायरेक्शन में, तो प्लस 12 इंटू 10⁻³ I5 लेंगे। अब वापस बेटा मैंने I5 कॉमन ले लिया, 10⁻³ कॉमन ले लिया है, नॉट I5, 10⁻³ कॉमन ले लिया है तो मैंने हटा दिया। फिर मैं बाद में 12 भी कॉमन ले लूँगी तो ये बन, और -12 कॉमन लूँगी तो ये मेरा बन जाएगा +1 I3, ये बन जाएगा मेरा -3 I4 और ये बन जाएगा मेरा -1 I5। ठीक है, अब मैं सब्सटीट्यूट कर दे रही हूँ यहाँ पर I4 इन टर्म्स ऑफ I3 और I5 जो कि मेरा 4 मिली एम्पियर्स है। अब बेटा फिर से इस इक्वेशन में जब मैं I5 की वैल्यू रखने जाऊंगी तो मैं यहाँ पर I5 को 10⁻³ में ही रख दे रही हूँ, क्योंकि बेसिक में ही चले तो बेटर है, कोई गलती नहीं होती है। तो ये मेरा I3 हो गया, -3 इंटू 2 टाइम्स ऑफ I3 हो गया, और -4 मिली एम्पियर्स, तो 4 इंटू 10⁻³ हो गया। तो अब यहाँ पे 0 इक्वल टू -5 इंटू I3 और 6 और ये 1 प्लस में है तो -5 I3 हो जाएगा, -4 10⁻³ हो गया। सॉल्व किया पूरा तो I3 इक्वल टू 0.8 माइनस साइन के साथ मिली एम्पियर्स आ गया। मतलब I4 की वैल्यू अगर निकालने जाऊंगी, I3 की वैल्यू तो -0.8 मिली एम्पियर आया, और I4 की वैल्यू निकालने जाऊंगी तो 2 इंटू -0.8 करके -1.6 मिली एम्पियर्स आया। पर मुझे I0 निकालना है बेटा। सुपरपोजिशन के थ्योरम्स थोड़े लेंदी हो जाते हैं, तो आप लोग ये मत सोचिए, और कई बार बच्चे भूल जाते हैं सॉल्व करना। एक पार्ट कर लिया तो उनको लगता है हमने कर लिया, 2 पार्ट कर लिया तो कुछ समझ में आता है कि अरे हमने कर लिया, पर नहीं बेटा, बेसिकली जो हमसे पूछा गया है वो निकालना है। अभी तो मैंने पार्ट 1 का और पार्ट 2 का यहाँ का करंट निकाला है, अभी तो मुझे नेट करंट I0 निकालना है। तो I4 से मुझे -1.6 मिली एम्पियर्स मिल गया। I0 इज इक्वल टू I3 की वैल्यू मैंने -0.8 मिली एम्पियर्स रखा, और I4 की वैल्यू को -1.6 रखा, तो +1.6, तो टोटल ये इक्वल टू 0.8 मिली एम्पियर्स आया। अब आपको देखना है कि मुझे I0 निकालना है, तो I0 निकालने के लिए मुझे I0 और यहाँ पर बेटा मैंने मेंशन कर दिया है कि I0 की जो डायरेक्शन है, I0 ऐसे बह रहा है, I0 भी ऐसे ही मैंने निकाला है, और मुझे इसमें से बहने वाला करंट कौन सा चाहिए? I0। तो दोनों की डायरेक्शन ही सेम हो रही, तो मैं I0 प्लस I0 करके I0 को लिख सकती हूँ। I0 इज इक्वल टू I0 ब्रांच करंट इज इक्वल टू I0 पार्ट 1 का, I0 पार्ट 2 का, दोनों को सब्सटीट्यूट कर दे रही हूँ। तो पार्ट 1 का ये -0.3 आ रहा है मिली एम्पियर्स, और I0 जो आ रहा है पार्ट 2 का वो 0.8 मिली एम्पियर्स, मतलब 0.5 मिली एम्पियर्स मेरा फाइनल आंसर है जो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये वैल्यू कितनी आ रही है? 0.5 मिली एम्पियर्स ऐसी वैल्यू फाइंड आउट हुई है इस I0 की। तो ये पूरा सुपरपोजिशन थ्योरम से मैंने एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया है। इसके बाद मैं आपको पावर कैलकुलेशन बता देती हूँ और वोल्टेज कैलकुलेशन भी बता देती हूँ, दोनों एक साथ मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन में बता देती हूँ। उसके बता देती हूँ मतलब नेक्स्ट वीडियो में बेटा। फिर मैं डिपेंडेंट सोर्सेज का एक क्वेश्चन लूँगी, तो मेरा ये सुपरपोजिशन से रिलेटेड पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जो जो मुझे पढ़ाना चाहिए आप लोगों के नॉलेज के लिए। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट ये वाला पसंद आया होगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को, आज के वीडियो को तुरंत लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं बहुत ही बेसिक के साथ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये कंटेंट तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैक्सिमम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ते, तो उनका सपोर्ट बनना चाहती हूँ, और इसी में मेरा सेटिस्फैक्शन निहित है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।